अंबिका, अर्नव, प्रथम, एम आई ऑडिबल? क्या क्या? यस सर। तो द लास्ट टॉपिक इज व्हाट? डिसऑनर ऑफ द बिल व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड। अब उसकी बायर की बुक्स में एंट्री करते हैं। चलो, कौन था बायर? रवीना। लिखो इन द बुक्स ऑफ रवीना। बायर की बुक्स में एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज जो अपन ने लास्ट क्वेश्चन में करी थी, सेम एंट्रीज विल बी देयर। बायर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिल डिस्काउंट हो रहा है या एंडोर्स हो रहा है, बायर को तो टाइम पे पेमेंट करना है। चलो, फर्स्ट एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू रेखा। फर्स्ट एंट्री लिखो, परचेज अकाउंट डेबिट टू रेखा, 40,000। सेकेंड एंट्री, रेखा डेबिट टू बिल्स पेएबल, रेखा डेबिट टू बिल्स पेएबल, 40,000। आप एंडोर्समेंट एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, वहां से देख लेना। रेखा टू बिल्स पेएबल 40,000। थर्ड एंट्री डिसऑनर की, और डिसऑनर की डेट क्या होगी? 13 दिसंबर। 13 दिसंबर को बिल डिसऑनर हो गया। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू रेखा। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू रेखा। और नोटिंग चार्जेस में 300, बिल्स पेएबल में 40,000, रेखा में 40,300। फिर इंटरेस्ट की एंट्री ऑन 13 दिसंबर, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रेखा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रेखा। कितने का इंटरेस्ट था? 406, 806, हाँ 806। फिर सेकेंड एंट्री रिपीट, जो बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री थी, रेखा डेबिट टू बिल्स पेएबल, एक और नया बिल एक्सेप्ट कर लिया, 41,106। रेखा डेबिट टू बिल्स पेएबल 41,106। 106। एंड आफ्टर 13 दिसंबर, ऑन 16 March, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट की एंट्री। नाउ हेडिंग लिखो, एंडोर्समेंट ऑफ बिल टू थर्ड पार्टी। क्यों? आप बेटा आज ही आए हो, आज यहां से लिख लो आप, एंडोर्समेंट ऑफ बिल टू थर्ड पार्टी। एंडोर्समेंट ऑफ बिल टू थर्ड पार्टी। क्यों? व्हाट डू यू मीन बाय एंडोर्समेंट?
What's your name? Manas. If I have sold the goods to Manas and I have drawn a bill on Manas, then Manas is drawee and I am what? Drawer. But at the same time, आपका क्या नाम है? संजय. संजय is one of my creditor. मतलब मैं किसके पैसे मांगता हूँ? मानस के. और संजय किसके पैसे मांगता है? मेरे. सेम अमाउंट. तो मैंने मानस को क्या बोला? आप एक काम करो, मेरे जो बिल का अमाउंट है वो आप उसको दे देना. और मैंने अपना बिल किसको दे दिया? संजय को. दैट ही विल रिसीव द अमाउंट. तो मेरा इसका हिसाब भी क्लियर और मेरा इसका हिसाब भी क्लियर. तो दैट इज कॉल्ड एंडोर्समेंट ऑफ बिल टू थर्ड पार्टी. So when a drawer is sending a bill to the creditor, drawer is sending the bill to a creditor, उसके पेमेंट करने के लिए, then it is called endorsement. चलो क्वेश्चन लिखो. Ravi has sold goods to Rohan Ravi has sold goods to Rohan of rupees 25,000 on 3rd January and drawn a bill for 75 days and drawn a bill for 75 days. Ravi has sold goods to Rohan of rupees 25,000 on 3rd January and drawn a bill for 75 days. On 10th of January, on 10th January, Ravi endorsed that bill to one of his creditor. Ravi endorsed that bill to one of his creditor. Rakesh. And the bill is duly met on maturity. And the bill is duly met on maturity. Now in the books of Ravi, देखो 3 एंट्री करनी है. In the books of Ravi, first Rohan debit to sales. First entry, Rohan account debit to sales on 3rd January. रोहन को गुड सेल करें ऑफ रुपीज 25,000. तो 25,000 नरेशन लिख लोगे. गुड सोल्ड टू रोहन. नेक्स्ट बिल लिखने की एंट्री ऑन द सेम डेट. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रोहन. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रोहन. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रोहन 25,000. बिल ड्रॉन ऑन रोहन. Now on 10th January, what Ravi has done, he has sent the bill to one of his creditor. Who? राकेश. डेबिट द रिसीवर. बिल किसके पास गया? राकेश डेबिट. क्रेडिट व्हाट गोज आउट. क्या गया? एंडोर्समेंट की एंट्री 10 जनवरी डेट लिखो. राकेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. राकेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल.
नरेशन लिखो, बिल एंडोर्स टू राकेश, बिल एंडोर्स टू राकेश। क्लियर है? वेरी सिंपल, खाली एक एंट्री चेंज होगी एंडोर्समेंट। अब इन द बुक्स ऑफ रोहन, फर्स्ट एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। तो बोर्ड पे लिखने वाला कैसे आएगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, 3 जनवरी, 25,000। जो रवि के लिए सेल्स है वो रोहन के लिए परचेज है। नरेशन, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि। परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। सेकेंड एंट्री, रवि हैज एक्सेप्टेड द बिल, सॉरी रोहन हैज एक्सेप्टेड द बिल, रोहन ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो रवि अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। नेक्स्ट एंट्री लिखो, रवि अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल ऑन द सेम डेट। नाउ रवि को एंडोर्समेंट से कोई लेना देना नहीं है, रवि को तो अपने टाइम पे पेमेंट करना है। चलो 3 जनवरी से 75 डेज की वो निकालनी है क्या, मैच्योरिटी डेट। नाउ until and unless it is given in the question that whether your year is a leap year, then only you have to consider 29 days in February। और वैसे भी आपको पता है अगर 2016 है, क्या है वो, 2020, 2012, all those years which are divisible by 4, then it is a leap year। तो वो ऑटोमेटिकली आपको 29 डेज उसमें लगाना है, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि लीप ईयर तो होता है, 2020 भी लिखा हुआ है, बट क्वेश्चन में एक्स्ट्रा नोट गिवन होता है, कंसिडर इट एज 365 डेज, तो हम उसको लीप ईयर कंसिडर, वी हैव टू फॉलो द क्वेश्चन। और कुछ नहीं लिखा हुआ है तो लीप ईयर मान लेंगे। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई ईयर ही नहीं गिवन है, जैसे इस क्वेश्चन में डेट तो गिवन है लेकिन उसका ईयर गिवन नहीं है, तो ऑलवेज वी विल कंसिडर 28 डेज, ऑलवेज वी विल कंसिडर 28 डेज इन फेब्रुवरी। 3 जनवरी, अब देखो जनवरी के कितने डेज बच गए, फेब्रुवरी के 56, 75 डेज है ना, एंड 19 डेज ऑफ मार्च, 19 डेज ऑफ एंड +3 ग्रेस डेज। तो मैच्योरिटी डेट्स क्या, मैच्योरिटी डेट क्या आ रही है, सिंपल, 3 जनवरी का बिल था तो 31 डेज होते हैं जनवरी में, तो जनवरी के 28 डेज बच गए। फेब्रुवरी में हमें बाय डिफॉल्ट 28 ही कंसिडर करना है, 56, 19 ऑफ मार्च 75 +3 डेज ग्रेस के ऐड करते ही हैं, तो 22 मार्च को एंट्री लिख दो इसकी, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 25,000, बिल पेड ऑन मैच्योरिटी डेट। Now two entries we have to make in the books of Rakesh also, in the books of Endorsee, तो लिखो in the books of Rakesh 2 एंट्री होनी है, ओनली 2 एंट्रीज।
ये जो पोर्शन है ना, ये इतना बड़ा रखा कर, फिर इधर अमाउंट लिख, जब कुछ लिखना होता है ये थोड़ा ऐसे बड़ा होना चाहिए. इन द बुक्स ऑफ राकेश on 10th of January, first of all he has received the bill from Ravi on 10th of January. तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया राकेश के पास, क्रेडिट द गिवर, किससे आया बिल, रवि से. और सेंटी 10 जनवरी को लिखो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रवि, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रवि 25,000. नरेशन लिखो, बी आर या बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम रवि. And now on maturity date he will receive the payment on 22nd of March. So 22nd March. Bank account debit to bills receivable. Simple. कल मैंने तुम्हें कितना समझाया था, फिर भी लेट. ओके अब नीचे हेडिंग लिखो, डिसऑनर एंड रिन्यूअल ऑफ बिल at the time of endorsement. Dishonor or renewal of bill at the time of endorsement. Dishonor or endorsement, dishonor of renewal of the bill at the time of endorsement. लिखो, in above question in above question the bill is dishonored on due date. The bill is dishonored on due date and noting charges of rupees 400 paid by Rakesh. Noting charges of rupees 400 paid by Rakesh. Rohan has requested to draw a new bill. Rohan has requested to draw a new bill for 73 days. For 73 days along with the interest of along with the interest of 9% per annum. टेन परसेंट लिख लो, थोड़ी कैलकुलेशन पॉइंट्स में नहीं आएगी. 10% per annum. Okay, which is duly paid now in the books of Ravi. Heading लिखो, in the books of Ravi.
first three entries are same. Date, amount, entry, everything will be the same. क्यों? दो एंट्री तो आपको आती है, एक तो सेल्स की, एक बिल रिसीवेबल की, जो अपन ने कल करी थी। खाली एक चेंज है कि बिल उसने किसी को एंडोर्स कर दिया, थर्ड पार्टी को, तो उसने राकेश को बिल दे दिया, तो डेबिट द रिसीवर, बिल किसके पास गया? राकेश अकाउंट डेबिट, क्या गया? बिल टू बिल रिसीव। खाली एक चेंज है, थर्ड एंट्री, बाकी सब सेम है। देखो फर्स्ट सेकंड एंट्री 3 जनवरी को, थर्ड एंट्री 10 जनवरी को। वही जो पहले करी थी वो सेम करनी है, ये तीन है, सेम डेट, सेम अमाउंट, सेम सब कुछ, तीनों एंट्री सेम होगी। इस ऑनर तो उसके बाद होता है। रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, फर्स्ट एंट्री रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेकंड एंट्री बिल्स रिसीवेबल टू रोहन, रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ओके। यशवर्धन, एम आई ऑडिबल टू यू? It is not the matter of why. Why he has asked the question, why Rakesh has paid the noting charges? Rakesh is the third party. जनरली क्या होता है, जैसे अपन ने ना दो कॉन्सेप्ट करे। पहले कॉन्सेप्ट में क्या था, बिल इज रिटेन विद द ड्रॉवर। जब बिल डिसऑनर हो गया तो उसको लॉयर के पास नोटरी कराने के लिए कौन लेके जाता है? जिसके पास बिल होता है। तो जब बिल इज रिटेन विद द ड्रॉवर था तो बिल किसके पास था? ड्रॉवर के पास। इसलिए नोटिंग चार्जेस किसको पे करने पड़े? ड्रॉवर को। व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड विद बैंक, तो हमने वो बिल किसको दे दिया? तो मतलब जब बिल कैंसिल हुआ तो नोटरी भी किसने कराई? तो जनरली ये होता है कि जिसके पास बिल होता है वही नोटरी उसकी करवाता है। इसलिए यहाँ पे बिल किसके पास था? राकेश के पास, इसलिए नोटिंग चार्जेस भी किसने पे कर दिए? अल्टीमेटली इट इज चार्जेबल टू बायर ओनली। ठीक है, वो अपन जनरल एंट्रीज में सीखेंगे, बट अभी एक टाइम के लिए नोटिंग चार्जेस किसने पे करे? राकेश ने। इज दैट क्लियर यशवर्धन? तो पहली एंट्री रोहन टू सेल्स, सेकेंड एंट्री बिल्स रिसीवेबल टू रोहन, एंड थर्ड एंट्री राकेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल ऑन 10 जनवरी। ये दोनों 3 जनवरी है, वो 10 जनवरी है, जब हमने एंडोर्स किया। यहाँ तक क्लियर है? ये तो सेम ही था। नाउ डिसऑनर, कल मैंने आपको एक बहुत ही क्लियर बात बताई थी, whenever there will be a dishonor, buyer will always be debited, buyer will always be debited। तो बायर कौन है यहाँ? रोहन टू राकेश, ये डिसऑनर की एंट्री है। अब सुनो, ध्यान से सुनना। पहले राकेश हमारा एक क्रेडिटर था, राकेश हमारा क्रेडिटर था, उसको हमने बिल दे दिया। तो जो राकेश हमारा क्रेडिटर था हमने उसको क्या कर दिया? डेबिट, डेबिट द रिसीवर लिखा हुआ है ना, राकेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। और हमने ऐसा मान लिया कि राकेश को पैसे मिल जाएंगे और हमारी लाइबिलिटी खत्म। राकेश हमारा क्रेडिटर है, राकेश को डेबिट कर दिया, हमारी लाइबिलिटी खत्म, बिकॉज वी हैव पेड बिल्स रिसीवेबल टू राकेश। पर जब मैच्योरिटी डेट आई तो राकेश को पेमेंट मिला ही नहीं। राकेश वापस हमारा क्या बन जाएगा? क्रेडिटर। राकेश हमारा क्या बन गया वापस? और रोहन वापस हमारा क्या बन गया? डेटर, बिकॉज रोहन ने पैसे दिए ही नहीं। तो डेटर टू क्रेडिटर, तो रोहन इज आर डेटर, दैट्स व्हाई इज डेबिटेड, और राकेश इज आर क्रेडिटर, दैट्स व्हाई इज क्रेडिटेड। अमाउंट 25,400। एज आई टोल्ड यू दैट नोटिंग चार्जेस इज चार्जेबल टू हु? बायर। और क्योंकि रोहन ने, राकेश ने हमारी तरफ से 400 पे कर दिया, तो राकेश हमारा क्रेडिटर पहले 25,000 से था, अब 400 उसने और पे कर दिए, तो राकेश क्रेडिटर कितने से हो गया? 25,000। तो डिसऑनर की एंट्री क्या होती है? बायर टू एंडोर्सी। एंट्री होगी इस केस में बायर टू एंडोर्सी। ये करनी है आपको 22 मार्च को। देखो 22 मार्च को, इट इज द एंट्री ऑफ डिसऑनर। रोहन अकाउंट डेबिट 25,400 टू राकेश अकाउंट 25,400।
बाई 400। ठीक है, ये एंट्री क्लियर है। $25,400 का कितने डेज का न्यू बिल है? नाउ रोहन हैज रिक्वेस्टेड टू ड्रॉ ए न्यू बिल फॉर 73 डेज। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो ये 1/5 आ जाएगा। आ जाएगा 73/365। ओके, एंड इनटू रेट क्या थी? 10/100। तो इसका सारा कैलकुलेशन करके आई थिंक 508 आएगा। तो 508 इज द इंटरेस्ट। 508 क्या है? इंटरेस्ट है। ओके, चलो इंटरेस्ट की एंट्री लिखो। रवि के लिए इंटरेस्ट क्या है? प्रॉफिट है क्या? ओके, वेट, कशिश पे अटेंशन। डिसऑनर का मतलब होता है कि रोहन हैज शोन हिज इनएबिलिटी टू पे द अमाउंट। जब बिल का पेमेंट करने की बारी आई तो रोहन ने मना कर दिया कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, आई कैन नॉट पे। रोहन ने मना कर दिया। तो आप सुनो, जब मैंने बिल लिखा था तो एंट्री क्या करी थी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रोहन। पहले हमने रोहन को गुड सेल करे तो रोहन हमारा डेटर बन गया, रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेकंड एंट्री हमने उसके ऊपर बिल लिख दिया, तो बिल्स रिसीवेबल टू रोहन। जैसे ही हमने रोहन को क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब रोहन का अकाउंट क्लियर। और हम ये मान के बैठ गए कि रोहन का पैसा आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल हमारे पास आ गया है, अब कोई टेंशन नहीं। बट ऑन द मैच्योरिटी डेट रोहन हैज डिनाइड टू पे द अमाउंट। रोहन ने मना कर दिया पेमेंट करने के लिए। तो जिस रोहन को अपन ने क्रेडिट किया था ये मान के कि पैसे आ जाएंगे, लेकिन क्या पैसे आए क्या? तो रोहन हमारा वापस डेटर बन गया। रोहन हमारा वापस क्या बन गया? दैट इज द रीजन इन एवरी टाइम व्हेनेवर देयर इज अ डिसऑनर हम क्या कर रहे हैं? बायर को डेबिट। रोहन अकाउंट डेबिट 25,400। अब नाउ एट द पॉइंट ऑफ राकेश सेम है। राकेश हमारा क्रेडिटर था, जब हमने उसको बिल दिया तो हमने राकेश को डेबिट कर दिया। डेबिट द रिसीवर, राकेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। और हम ये मान गए कि हमारी लाइबिलिटी खत्म हो चुकी है, वो पेमेंट उसको मिल जाएगा। राकेश इज नो मोर क्रेडिटर टू अस नाउ। राकेश इज नो मोर क्रेडिटर, वो हमारा क्रेडिटर नहीं है। बट राकेश को पेमेंट मिला ही नहीं। राकेश तो हमसे पैसे मांगेगा नहीं मांगेगा? राकेश वापस हमारा क्या बन गया? क्रेडिटर। और 400 दोनों के ऐड और हो गए, क्योंकि जो नोटिंग चार्जेस है वो हमें लेने किससे है? रोहन से। और हमें देने किसको है? कि राकेश ने पे करे हैं, तो राकेश हमारा। इसलिए डिसऑनर की एंट्री हुई रोहन अकाउंट डेबिट टू राकेश। ओके कशिश, इज दैट क्लियर? तो ये किसकी एंट्री है? इंटरेस्ट की मतलब इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया 508। 25,400 इंटू 73/365 इंटू 10/100। तो इंटरेस्ट की एंट्री लिखो। ये इंटरेस्ट किससे चार्ज करना है? रोहन से। रोहन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कशिश, एम आई ऑडिबल टू यू? हाँ, ये क्लियर है ना डिसऑनर की एंट्री? तो क्या लिखा? रोहन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ओके, ये इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री है। लिख लो नरेशन, इंटरेस्ट ड्यू टू रोहन। और कैलकुलेशन कैसे आई? क्लियर है ना? 73/365 इंटू 10/100। अब न्यू बिल लिखेंगे, सेकेंड एंट्री रिपीट हो जाएगी। कौन सी डेट है? 22 मार्च। 22 मार्च लिखो। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रोहन। सेम एक और नया बिल लिख रहे हैं, जो बिल लिखने की नॉर्मल एंट्री होती है वही यहाँ होगी। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रोहन। क्यों? अमाउंट ये नहीं आएगा अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट? तो 25,908 नए बिल का अमाउंट ये आएगा। 25,400 प्लस 508, 25,908। दोनों न्यू बिल की एंट्री, बिल्स रिसीवेबल टू रोहन। और लास्ट में रोहन ने पेमेंट कर दिया। अब इधर देखो 22 मार्च से 73 डेज। तो मार्च में कितने दिन बच गए?
बिकॉज 22 प्लस 9 31 होता है, मार्च में 31 डेज होते हैं, अप्रैल 30 डेज, मई 31 डेज, कितने हो गए 70, हमें कितने चाहिए 73, तो जून के कितने 3rd जून प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, व्हाट विल बी द मैच्योरिटी डेट 6th जून, 9 डेज ऑफ मार्च, 30 डेज ऑफ अप्रैल, 31 डेज ऑफ मई, तो 70 हो गए, 73 चाहिए, 3 डेज ऑफ जून एंड 3 डेज ऑफ ग्रेस, तो 6 जून को पेमेंट आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, $25,908। अब सेम इन द बुक्स ऑफ रोहन, रोहन की बुक्स में तो कुछ चेंज, हाँ बेटा, yes, payment to Rakesh we have not paid yet, he is just our creditor now, later on we will pay, but there is no information, so we will not do any kind of entry regarding the payment to Rakesh। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, अब इन द बुक्स ऑफ रोहन, लास्ट टाइम जो एंट्री करी थी उसमें शुरू की 2 एंट्री सेम, कोई सा भी केस हो बायर की बुक्स में सारी एंट्री सेम होंगी जो पहले करी थी, नो चेंज। फर्स्ट एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, सेकंड एंट्री रवि अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, 3rd जनवरी को दोनों एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि एंड रवि अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। डिसऑनर 22 मार्च को क्या हो गया, डिसऑनर, डिसऑनर की एंट्री सेम कॉमन, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, बिकॉज उसके लिए तो नोटिंग चार्ज एक्सपेंस है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू रवि। 25,400 नोटिंग चार्जेस में और रवि में 25,400। अब जो इंटरेस्ट रवि के लिए प्रॉफिट था वो रोहन के लिए क्या है, एक्सपेंस है, उसको पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रवि, नेक्स्ट एंट्री। इन सारी एंट्रीज की नरेशन कल अपन ने लिख ली थी, अगर तुम चाहते हो मैं दोबारा तो दोबारा भी लिख सकते हो। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रवि, इंटरेस्ट ड्यू टू रवि 508, फिर सेकेंड एंट्री रिपीट हो जाएगी, इसने एक और नया बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो सेम एंट्री रवि अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, $25,908, $25,908, and last entry on 6 June, bills payable account debit to bank. Now in the books of Rakesh, दो एंट्री राकेश की बुक्स में करनी है।
in the books of Rakesh. टेंथ जनवरी को फर्स्ट एंट्री होगी when he has received the bill from Ravi. 10th जनवरी को bills receivable account debit to Ravi. Debit what comes in, credit the giver. Bills receivable account debit to Ravi, 25,000, 25,000. Now on 22nd of March, उसके पास एक्चुअल में पेमेंट आना था, पेमेंट तो आया नहीं, उसकी जेब से 400 रुपए कैश और लग गए और बिल डिसऑनर हो गया. नेक्स्ट लिखो. अच्छा, बिल डिसऑनर हो गया तो ये किसको डेबिट करेगा? रवि को, बस वो उसका डेटर बन गया. देखो, रवि अकाउंट डेबिट 25,400. रवि अकाउंट डेबिट 25,400. देखो 25,400. टू बिल्स रिसीवेबल 25,000. टू बिल्स रिसीवेबल 25,000 टू कैश अकाउंट बिकॉज राकेश हैज पेड द नोटिंग चार्जेस, तो उससे कैश गया है. टू कैश अकाउंट 400. और लिखो, इसकी नरेशन लिखो. बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड ड्यू टू रवि. हमने रवि को डेबिट कर दिया तो नोटिंग चार्जेस पेड ड्यू टू रवि. तो ये था एंडोर्समेंट. तो बिल रिटेन्ड, बिल डिस्काउंटेड एंड बिल एंडोर्स्ड. अब एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट और है, फिर हम बुक के क्वेश्चन करेंगे. बिल सेंड फॉर कलेक्शन, उसमें डिसऑनर वगैरह नहीं है, एक नॉर्मल बिल सेंड फॉर कलेक्शन का क्वेश्चन करना है. तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, बिल सेंड फॉर कलेक्शन. बिल सेंड फॉर कलेक्शन. नाउ व्हाट डज एग्जैक्टली इट मींस? ये बिल रिटेन्ड ही है. एक बिल है 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स तक वो बिल मेरे पास ही है. जब उसकी मैच्योरिटी डेट आई उससे 2 दिन पहले, बिफोर 2 डेज ऑफ द मैच्योरिटी, किसी काम से, किसी रीजन से मुझे बैंक जाना हुआ, मैं वो बिल भी अपने साथ ले गया और मैंने वो बिल बैंक को दे दिया कि बैंक 2 दिन बाद मेरा कस्टमर पेमेंट करेगा, इसका आप मेरे अकाउंट में जमा कर देना. इट इज नॉट डिस्काउंटिंग. हम बैंक से कुछ पैसे नहीं ले रहे हैं, हम बैंक को सिर्फ एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ये बिल का जो पैसा आए वो आप कलेक्ट कर लेना और मेरे अकाउंट में सबमिट कर. बिल सेंड फॉर कलेक्शन. बिल का पैसा हमारी तरफ से कौन कलेक्ट करेगा? बैंक करेगा. दैट इज द ओनली थिंग. इट इज नॉट डिस्काउंटिंग. इट इज जस्ट वी आर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू कलेक्ट द मनी एंड डिपॉजिट इट इन आवर अकाउंट. ठीक है, ये होता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन. चलो लिखो. एक्स हैज सोल्ड गुड्स टू वाई. X has sold goods to Y of rupees 10,000 on 18th March and drawn a bill for 1 month. Before 5 days of maturity, the bill sent for collection. Before 5 days of maturity, the bill sent for collection, which is duly met. Which is duly met. अब in the books of X, in the books of X, first entry 18th March
वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स. सेकेंड एंट्री बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई. अब देखो क्या लिखा हुआ है, हाउ मच डेज बिफोर मैच्योरिटी, 5 डेज. तो 18 मार्च से 18 अप्रैल और 21 अप्रैल, समझ गए ना. 18 मार्च से 1 मंथ की ड्यू डेट है, 18 अप्रैल प्लस 3 डेज, कितना हो गया 21 अप्रैल. 21 अप्रैल से 5 डेज बैक 16 अप्रैल को. तो हमने बिल कब भेजा है, बैंक में बिल भेजा है 16 अप्रैल को. तो इसकी एंट्री होगी बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट. बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,000 10,000. और ये एंट्री आप करो 16 अप्रैल को. अब बिल का पैसा तो हमारे पास ही आ रहा है, हमारे अकाउंट में आएगा. नेक्स्ट एंट्री वापस लिखो 21 अप्रैल को, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन. एक नया अकाउंट हमने ओपन करा था बिल सेंट फॉर कलेक्शन, वो क्लोज हो जाएगा. बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन. थर्ड और फोर्थ एंट्री की नरेशन लिखो. तो थर्ड एंट्री की नरेशन लिखो, बिल सेंट फॉर कलेक्शन बिफोर 5 डेज ऑफ मैच्योरिटी. बिल सेंट फॉर कलेक्शन बिफोर 5 डेज ऑफ मैच्योरिटी. लास्ट की तो वही पेमेंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी डेट, या बिल बिल अमाउंट कलेक्टेड बाय बैंक, ऐसे भी लिख सकते हो. बिल अमाउंट कलेक्टेड बाय बैंक ऑन ड्यू डेट. फिर डिसऑनर नहीं बना तो फिर वापस वही अपन बिल रिसीवेबल को क्रिएट कर देते. मतलब बिल सेंड फॉर कलेक्शन यहाँ क्या हुआ था, डेबिट. तो उसकी एंड डिसऑनर की एंट्री क्या हो जाती थी, वाई टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, क्योंकि पैसा तो आया नहीं, पैसे की जगह वाई वापस डेटर बन गया, तो वाई टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन हो जाता. बट जनरली इस केस में कभी भी डिसऑनर के कोई केस आज तक आया नहीं है, कभी कोई क्वेश्चन बना ही नहीं है बिल सेंड फॉर कलेक्शन में डिसऑनर रिन्यूअल आपसे पूछेंगे. डिसऑनर रिन्यूअल आपसे उन तीनों में ही पूछेंगे. अच्छा, इसके वाई की बुक्स में एंट्री कर दो, 3 एंट्री होनी है सेम इन द बुक्स ऑफ वाई. फर्स्ट एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स. $10,000. 21 अप्रैल को होगी. बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाली जो एंट्री हो कौन सी डेट को करी है, 21 अप्रैल को होगी. अब इसमें फर्स्ट एंट्री 18 मार्च को परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, फिर एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल. एंड देन 21 अप्रैल को बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक. तो अपना टाइम पे पेमेंट कर ही दिया.
लिखना नहीं है, पे अटेंशन। ना डिसऑनर की एंट्री, बाकी सारी चीजें तो कॉमन है, नया बिल लिखना, पेमेंट आना, इंटरेस्ट, ये सब कॉमन है। डिसऑनर की एंट्री तीन केसेस में क्या क्या होती है, तो मैंने तीनों ही केस में आपको क्या बोला, बायर या ड्रॉई अकाउंट डेबिट, यहाँ पे भी क्या होगा, बायर अकाउंट डेबिट, तब ड्रॉई एंड बायर अकाउंट डेबिट। इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, चाहे कोई सा भी डिसऑनर हो, बायर डेबिट हो गई। जब बिल हमारे पास है तो हम क्रेडिट किसको कर देंगे, पीआर। जब बैंक से डिस्काउंटेड करा लिया तो क्रेडिट किसको कर देंगे, बैंक को। और जब एंडोर्समेंट कर दिया तो क्रेडिट किसको कर देंगे, एंडोर्सी। तो ये डिसऑनर का ये डिफरेंस तुम्हें पता होना चाहिए। डिसऑनर व्हेन द बिल इज रिटेन्ड, बायर टू बीआर। डिसऑनर व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड, बायर टू बैंक। डिसऑनर व्हेन द बिल इज एंडोर्स, बायर टू एंडोर्स। यू वांट टू नोट इट, याद है, कर लोगे। तो these are the basic concepts of bills of exchange. Apart from that, accommodation bill कैसा बिल होता है जिसमें बिना गुड सेल परचेज करे बिल लिख देते हैं। तो अकोमोडेशन बिल का एक टॉपिक और करना है, देन आवर चैप्टर विल फिनिश। अब अपन बुक के क्वेश्चन करेंगे। सबके पास एमसीसी का मॉड्यूल है या सीए मॉड्यूल, जो भी है। सीए मॉड्यूल भी है क्या किसी के पास, आपके पास है खाली तो, और एमसीसी मॉड्यूल भी है। तो अपन एमसीसी मॉड्यूल निकालो और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर निकालो। ऑल दोज हु आर नॉट हैविंग द सीए मॉड्यूल बुक, कभी ना कभी तो आएगी, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में। तो इसमें जो स्टार्टिंग के जितने भी 11 12 13 क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स उसमें सीए मॉड्यूल वाली बुक में गिवन है। तो ये क्वेश्चन जो मैं बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूँ, तुम्हारे लिखने की मेहनत थोड़ी सी रिड्यूस कर देता हूँ, ये तुम्हें लिखना नहीं है, बिकॉज इट विल बी आंसर्स आर ऑलरेडी गिवन इन द सीए मॉड्यूल की जो बुक है उसमें ऑलरेडी गिवन है। यू जस्ट पे अटेंशन क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है, ठीक है। खाली आपको क्वेश्चन आंसर देखना है, लिखना कुछ नहीं है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। ये Sujata receives two bills from MS Aruna dated 1st January 2020 for 2 months. The first bill is of rupees 10,200 and the second bill is of rupees 15,000. The second bill was endorsed in the favor of Mr. Shri on 3rd January and the first bill is discounted immediately with the bank for rupees 10,000. Pass necessary journal entry in the books of Miss Sujata. Okay, so simple. Only Sujata की बुक्स में एंट्री करनी है। Now it is the first question और फर्स्ट क्वेश्चन में ही 2 बिल आ गए। फर्स्ट बिल इज ऑफ हाउ मच रुपीज, 10,200 एंड सेकंड बिल इज ऑफ 15,000। बट पता है क्या है, ये दोनों बिल की जो मैच्योरिटी डेट है वो सेम है। दोनों ही बिल कितने मंथ्स के हैं, 2 मंथ्स के। नाउ अगर इन दोनों बिल की मैच्योरिटी डेट अलग अलग होती तो हम यहाँ लिखते हैं BR1 बिल्स रिसीवेबल 1 बिल्स रिसीवेबल 2 टू अरुणा। बिल लिखने की एंट्री करेंगे, सेल परचेज तो इसमें है नहीं, तो क्या लिखते हैं, बिल्स रिसीवेबल 1 बिल्स रिसीवेबल 2 टू मिस अरुणा। बट क्योंकि इनकी मैच्योरिटी डेट एक ही है तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप चाहो तो BR1 BR2 का अमाउंट अलग अलग शो कर सकते हो, आप चाहो तो सिंगल बिल भी लिख सकते हो। बोलो 2 लिखूं एक लिखूं, एक। फर्स्ट एंट्री क्या डेट है, सीधा बिल लिखने की एंट्री, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। कौन है ड्रॉई, मिस अरुणा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या, टू मिस अरुण 25,200। दोनों बिल का टोटल अमाउंट यही है। बिल ड्रॉन ऑन मिस अरुणा, द 2 bills ड्रॉन ऑन मिस अरुणा ऑफ 10,200 एंड 15,000 फॉर 2 months। ये आप लिख सकते हो इसकी नरेशन। इस एंट्री में किसी को कोई प्रॉब्लम,
अब पता है क्या लिखा हुआ है, वन बिल इज इमीडिएटली डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। देखो कौन सा बिल डिस्काउंटिंग करवाया है, फर्स्ट बिल, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 1। 10,200 का बिल था एंड क्लियरली इट इज रिटर्न कि 10,000 में डिस्काउंटिंग करवाया है, 200 का डिस्काउंट हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, 200, एनी प्रॉब्लम, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक एट अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज 200 और एट अ चार्ज ऑफ रुपीज 200 इमीडिएटली, मतलब सेम डे। और सेकंड बिल एंडोर्स कर दिया 3 जनवरी को टू मिस्टर श्री, डेबिट द रिसीवर, बिल चला गया, मिस्टर श्री अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीव, 10,000, सिंपल, क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। खाली सुजाता की बुक्स में एंट्री करनी थी। तो पहली बिल लिखने की एंट्री BR टू अरुणा 25,200, सेकंड एंट्री डिस्काउंटिंग की, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR1, 10,000 में डिस्काउंटिंग, 200 का डिस्काउंट और BR1। और थर्ड एंट्री एंडोर्समेंट की एंट्री, एक ही क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग भी है और एंडोर्समेंट भी है, तो एंडोर्स कर दिया, डेबिट द रिसीवर मिस्टर सी अकाउंट डेबिट टू BR2 15। सुजाता की बुक्स में एंट्री कंप्लीट, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। यशवर्धन आपके पास अगर CA मॉड्यूल है तो उसका फर्स्ट इलस्ट्रेशन था ये, और आप फर्स्ट इलस्ट्रेशन, सेकंड इलस्ट्रेशन, थर्ड इलस्ट्रेशन ऐसे कंटिन्यू निकाल लो। सेकंड क्वेश्चन, विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम on 1st April 2019 for rupees 1,06,000. Pritam immediately accepted 3 months bill. On due date, Pritam requested that the bill be renewed for a fresh period for 2 months. Vijay agrees, provide interest at 9%, was paid immediately in cash. इंटरेस्ट का अमाउंट कैश में पे करना है, इंटरेस्ट ड्यू नहीं करना, इंटरेस्ट का अमाउंट क्या करना है, कैश में पे करना है। To this Pritam was agreed. The second bill was met on due date. Give journal entries in the books of Vijay and Pritam both. विजय ड्रॉवर है ना, इन द बुक्स ऑफ विजय, वेरी सिंपल, डेट बताओ, विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम, फर्स्ट एंट्री सेल्स की, प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एनी प्रॉब्लम इन दिस। सेकेंड एंट्री बिल ड्रॉन, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रीतम, सिंपल है ना। नाउ ऑन द ड्यू डेट, पहले ही बोल दिया कि भाई बिल के पेमेंट, मतलब ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर हो गया, क्या हो गया, बिल डिसऑनर। कोई एंडोर्समेंट, कोई डिस्काउंट थोड़ी है, मतलब एंडोर्समेंट या बिल डिस्काउंटिंग थोड़ी हुआ है, रिटेन ही है। पहले इंटरेस्ट निकालो, 1,06,000, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड हाउ मच मंथ्स न्यू बिल इज देयर, आ रहा होगा शायद 159, चेक करना, 1590, चेक करो, फाइव है, 1590 आ रहा है ना, वेरी गुड। अब देखो इंटरेस्ट, मैच्योरिटी डेट, पहले हम बिल डिसऑनर करेंगे, क्या करेंगे, बिल को डिसऑनर। 1 सितंबर से पहले वाला बिल कितने कितने महीने का था, 1 सितंबर टू 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर प्लस 3 डेज, 4 दिसंबर, ओके।
4 दिसंबर, बिल डिसऑनर, रिवर्स एंट्री हो जाएगी क्या, बायर डेबिट टू बिल्स 1,06,000, और 1 अप्रैल आएगा बिल। आपने तो 1 सितंबर बोला था। फर्स्ट अप्रैल देन 4 जुलाई, तो 1 अप्रैल टू मई टू जून, जून टू जुलाई, एंड प्लस 3 डेज 4 जुलाई, कोई बात नहीं। तो प्रीतम अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल है, किस चीज की एंट्री है, डिसऑनर, बायर डेबिट हो गई, और फर्स्ट वाला केस है व्हेन द बिल इज रिटेन्ड, प्रीतम अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। नाउ इंटरेस्ट, इसके लिए इनकम है क्या, कैश या बैंक, अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, 159। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, इंटरेस्ट इज इमीडिएटली पेड इन कैश, क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट इज इमीडिएटली पेड इन कैश। यू कैन डू बोथ द थिंग्स, पहले आप इंटरेस्ट को ड्यू करो, तो ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, प्रीतम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और फिर आप कैश की एंट्री करो, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीतम, दो एंट्री कर सकते हो। ऑल्टरनेटिवली ऑप्शन क्या है, प्रीतम को अपन पहले क्या कर रहे हैं, डेबिट, फिर उसको क्रेडिट कर रहे हैं। ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, बोथ द ऑप्शंस आर राइट। आपका मन करे आप दो एंट्री भी कर सकते हो, आपका मन करे आप एक एंट्री भी कर सकते हो, दोनों के आंसर सही है। अगर आप दो दो एंट्री करते हो तो क्या एंट्री करते हैं, प्रीतम टू इंटरेस्ट, जैसे हम नॉर्मल सारे क्वेश्चंस में हमने किया है, और फिर कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीतम, हमारे पास पैसे आ गए, और या डायरेक्ट कर दो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इज दैट क्लियर। नाउ ऑन द सेम डेट अ न्यू बिल इज ड्रॉन, 4 जुलाई, तो बिल लिखने की एंट्री बी आर टू प्रीतम, नोटिंग चार्जेस तो है ही नहीं, बी आर अकाउंट डेबिट टू प्रीतम 1,06,000। अच्छा ये बताओ 1,06,000 का बिल क्यों लिखा है, वाई द इंटरेस्ट इज नॉट एडेड इन इट, बिकॉज इंटरेस्ट इज ऑलरेडी पेड, एंड इट इज नॉट रिटर्न दैट यू हैव टू ड्रॉ अ बिल अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का पेमेंट ऑलरेडी कैश आ गया है। और 4 जुलाई से निकालो 2 मंथ्स, 4 अगस्त, 4 सितंबर, 7 सितंबर, पेमेंट आ गया। अब उसमें क्या वो पूरा नहीं आ रहा, तो लास्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे आप नरेशन लिखो, अ न्यू बिल इज ड्रॉन ऑन प्रीतम फॉर 2 मंथ्स, अ न्यू बिल इज ड्रॉन ऑन प्रीतम फॉर 2 मंथ्स, और फिर पेमेंट रिसीव हो गया, पेमेंट रिसीव्ड ऑफ न्यू बिल ऑन ड्यू डेट, पेमेंट रिसीव्ड ऑफ न्यू बिल ऑन ड्यू डेट, तो इसकी नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, 7 क्या डेट थी वो, सितंबर, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीव। बोलो कोई प्रॉब्लम, ये थी इन द बुक्स ऑफ प्रीतम, इन द बुक्स ऑफ विजय। क्लियर है, सिंपल, क्वेश्चन की लैंग्वेज फॉलो करनी है और कुछ नहीं करना। नाउ इन द बुक्स ऑफ प्रीतम, फर्स्ट एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू विजय 1,06,000, सेकेंड एंट्री विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पे, थर्ड एंट्री डिसऑनर, नोटिंग चार्जेस तो है नहीं, इस एंट्री का रिवर्स हो जाएगा, बिल्स पेबल टू विजय, अगर नोटिंग चार्ज होता तो नोटिंग चार्ज डेबिट करते, बट नोटिंग चार्ज है ही नहीं, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, अभी जो 24 जून जो अभी गई है, उस दिन अकाउंट्स का पेपर था सीए फाउंडेशन का, उसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन ही नहीं था, डेप्रिसिएशन का 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, पीआरएस का था, बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज का नहीं था, बट इट डजेंट मीन कि आगे भी नहीं आएगा, तो आपको तो चैप्टर सारे ही पढ़ने हैं।
इस बार के पेपर में नहीं था। तो बिल्स पेबल टू विजय 1,06,000। ओके, ये हो गए 3 एंट्री। अब क्या करेंगे, इंटरेस्ट। अब जो इंटरेस्ट इसके लिए इनकम है वो प्रीतम के लिए क्या है, एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर ये सेकंड एंट्री रिपीट हो जाएगी नया बिल लिखने की, विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। एंड द लास्ट एंट्री, डेट सबकी सेम है जो इनकी है, और लास्ट एंट्री पेमेंट की, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,06,000। क्लियर है, सिंपल। तो की लैंग्वेज, ऐसे ही क्वेश्चन जो इसमें दिए हैं वैसे ही एग्जाम में आएंगे, डिफरेंट थोड़ी है। थर्ड, अंकित, ये शायद अंकिता है, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। ऑन 1 January 2020, Ankita sells goods for rupees 5 lakh to Bhavika and draws a bill of 3 months for the amount. Bhavika accept it and return it to Ankita. On 1 March 2022, Bhavika retires her acceptance under the rebate of 12% per annum. Record these transactions in the journals of Ankita and Bhavika. Now what is retiring of bill? एक वर्ड आया यहाँ पे, रिटायर्स, रिटायरिंग ऑफ बिल। हमने बिल लिखा 3 मंथ्स का, और पेमेंट कब आना है, आफ्टर 3 मंथ्स। बट आफ्टर 1 मंथ या आफ्टर 2 मंथ्स ही कस्टमर ने हमें फोन कर दिया, बायर ने हमें फोन कर दिया कि मेरे पास पेमेंट अवेलेबल है एंड आई एम रेडी टू पे यू बिफोर द मैच्योरिटी डेट। वैसे तो मुझे 3 महीने बाद देना था, बट मैं आपको आज ही देने को रेडी हूँ, मेरे पास पैसे आ गए हैं, बट फॉर दैट यू हैव टू गिव मी सम डिस्काउंट, इट इज कॉल्ड रिबेट। तो रिबेट जो है वो ड्रॉवर के लिए क्या है, एक्सपेंस, क्योंकि ड्रॉवर को रिबेट देनी पड़ेगी, और ड्रॉई के लिए क्या है, इनकम, ड्रॉई को रिबेट मिलेगी। इट इज कॉल्ड रिटायरिंग ऑफ बिल। तो व्हाट इज रिटायरिंग ऑफ बिल, when the bill is paid by the buyer or the drawee before the maturity date, before the maturity, ऐसा ही कोई क्वेश्चन। तो इन द बुक्स ऑफ अंकिता, पे अटेंशन, अंकिता सेल्स गुड फॉर रुपीज 5 lakh टू भाविका। भाविका अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5 lakh, और इसमें वो क्या है, डेट 1 January। इज दैट क्लियर? सेकेंड एंट्री सबको पता ही है, बिल्स रिसीवेबल टू भाविका। बोलो कोई प्रॉब्लम? अब सुनो, 1 January से 3 मंथ्स, मैच्योरिटी डेट बताओ, 4 अप्रैल। 1 January से 3 मंथ्स मैच्योरिटी डेट क्या हो गई, बट उसने 1 मार्च को पेमेंट कर दिया, कितने महीने पहले। वैसे भी जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो उसमें ग्रेस डेज का कोई रोल नहीं होता, तो ग्रेस डेज का रोल नहीं होता। तो 1 मार्च को पे कराए तो कितने महीने पहले पे किया है, 1 मंथ। तो इंटरेस्ट भी उसको जो रिबेट मिलेगी वो कितने महीने की मिलेगी, 1 मंथ की। तो व्हाट विल बी द कैलकुलेशन, 5 लाख इंटू 1/12 इंटू व्हाट इज द रेट, 5,000, 5,000 की रिबेट होगी। 5 लाख इंटू 1/12, 1 मंथ बिफोर, और 12/100। तो 1 मार्च को ही पेमेंट आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट जो इसके लिए एक्सपेंस है, टू भाविका, टू बिल्स रिसीवेबल। बैंक में अमाउंट कितना आया, 4,95,000, बिकॉज 5 लाख का बिल था, 5,000 का रिबेट, रिबेट इज एक्सपेंस और लॉस फॉर हिम, एंड 5 लाख का बी आर कैंसिल। क्लियर, सिंपल। दो एंट्री तो हम नॉर्मल करते ही, थर्ड एंट्री रिटायरमेंट की, तो इट इज कॉल्ड रिटायरिंग ऑफ बिल बिफोर द मेच्योरिटी डेट। सेम 3 एंट्री भाविका की बुक्स में। परचेज अकाउंट डेबिट, अंकिता टू बिल्स पेएबल,
एंड द लास्ट एंट्री बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 5 लाख टू बैंक, एक्चुअल में इसने पेमेंट कितना किया है 4,95,000 एंड टू रिबेट, यहाँ रिबेट अलाउड रिबेट रिसीव्ड ऐसे लिख सकते, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल, इट इज कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ बिल बिफोर द मेच्योरिटी डेट। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए। फोर्थ क्वेश्चन बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है एंड समटाइम्स इट इज पॉसिबल कि आपको ऐसा ही क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस हैं। ये तो क्या सीधे सीधे क्वेश्चन थे, एक प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना है। फोर्थ क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के 4 पॉइंट्स है, वो चारों पॉइंट आपको बहुत ध्यान से समझने हैं, है ना। अब व्हाट इज फोर्थ क्वेश्चन, उसमें क्या है कि ऐसे गुड सेल करने से लेके बिल के पेमेंट तक के प्रोसेस वाली एंट्रीज नहीं है जो तुमने रट ली है। पहली एंट्री सेल की, दूसरी एंट्री बिल रिसीवेबल की, तीसरी पेमेंट की, डिसऑनर हो जाए तो ये करना है, वो पूरा लर्न हो गया। इसमें आपको एक पर्टिकुलर लाइन को समझना है। क्या समझना है, पर्टिकुलर लाइन को, कि व्हाट एग्जैक्टली दैट लाइन इज आस्किंग। उसमें हो सकता है डायरेक्टली एंडोर्समेंट की एंट्री हो सकता है डायरेक्टली बिल पेमेंट की एंट्री हो, तो यू हैव टू उसकी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझ, बहुत आराम से धीरे धीरे हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, उस पर बहुत ध्यान से तुम्हें देखना है। चलो, फर्स्ट पॉइंट, जर्नलाइज द फॉलोइंग इन द ट्रांजेक्शन ऑफ कत्रक्स बुक। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। जर्नलाइज द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ कत्रक, तो हमें सारा फोकस किसके ऊपर करना है, कत्रक पे। मतलब कत्रक क्या है, वेदर द कत्रक इज बायर और ड्रॉई, ड्रॉवर, डॉर्सी, क्या है कत्रक, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की लैंग्वेज पे। ओके, ठीक है, फर्स्ट लाइन बहुत अच्छे से पढ़ना। कत्रक्स एक्सेप्टेंस टू बासु, बस पॉज, कत्रक्स एक्सेप्टेंस टू बासु, यहीं पे एक बार रुक जाओ। इसी लाइन से तुम्हें समझना है कि कत्रक ड्रॉवर है या ड्रॉई है, बताओ। कत्रक्स एक्सेप्टेंस टू बासु, हाजी यू, क्या है कत्रक, ड्रॉवर है ड्रॉई है, ड्रॉई, ड्रॉवर, आप, ड्रॉई, क्यों ड्रॉई, ये ड्रॉवर क्यों है, एक्सेप्ट कर रहा है वो कौन होता है, ऑलवेज बायर हैव टू एक्सेप्ट द बिल, बिल किसको एक्सेप्ट करना होता है, बायर को। तो कत्रक्स एक्सेप्टेंस टू बासु, जैसे ही कत्रक एक्सेप्टेंस आ गया मतलब कत्रक ने बिल एक्सेप्ट किया है, तो यहाँ पे कत्रक कौन है, ड्रॉई है। कौन है कत्रक, ड्रॉई। पहली बात समझ में आ गई, कत्रक्स एक्सेप्टेंस, हमेशा बिल को एक्सेप्ट कौन करता है, ड्रॉई एक्सेप्ट करता है। तो कत्रक्स एक्सेप्टेंस टू बासु, पहली बात तो ये समझ में आ गई हमें। नेक्स्ट, फॉर ₹2,500 डिस्चार्ज। अब दूसरी चीज, डिस्चार्ज पे रुक जाओ। डिस्चार्ज का मतलब होता है बिल को पेमेंट करना है या बिल का जो भी सेटलमेंट करना है वो करना। तो यहाँ पे कौन सी एंट्री होगी, डायरेक्टली हमें जो एंट्री करनी है वो कौन सी एंट्री करनी है, विच एंट्री वी हैव टू डू, पेमेंट की, बिल्स पेएबल के पेमेंट की। कत्रक के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी एंट्री करनी है, बिल्स, क्योंकि कत्रक के पास बिल्स पेएबल है और वो डिस्चार्ज कर रहा है। तो आपको पता है बीपी के पेमेंट की एंट्री क्या होती है, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीपी अकाउंट डेबिट टू, तो हमें एंट्री कौन सी करनी है, जो बिल्स पेएबल है उसके डिस्चार्ज की, उसके पेमेंट की एंट्री करनी है डायरेक्ट। अब आगे देखो और क्या क्या हुआ, बाय कैश पेमेंट ऑफ 1,000 एंड अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस प्लस ₹50 इंटरेस्ट। अब पे अटेंशन, कत्रक के लिए जो पहले वाला बिल था वो कैंसिल हो रहा है क्या, मतलब कत्रक इज पेइंग हिज लाइबिलिटी और नॉट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 2,500। पहली चीज हमने क्या समझी, कत्रक एक्सेप्टेंस टू बासु का मतलब क्या है, कत्रक ने बिल एक्सेप्ट करा है, मतलब उसके लिए वो बिल्स पेएबल है। सेकंड थिंग क्या हुई, डिस्चार्ज, जैसे ही डिस्चार्ज वर्ड आ गया इसका मतलब बिल्स पेएबल का पेमेंट होना है, बिल्स पेएबल का क्या होना है, पेमेंट। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 2,500 टू कैश अकाउंट
1000। यहां तक की कहानी क्लियर है? जो 2500 का बिल था उसमें कतरक अभी सिर्फ 1000 रुपीज ही कैश दे रहा है। 1000 रुपीज कैश चला गया। हम किसकी बुक्स में कर रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ। हमें सारी एंट्री सिर्फ कतरक की बुक्स में करनी है। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश 1000। क्लियर है? अब एक इसी में एक और ट्विस्ट क्या है कि जो बचा हुआ अमाउंट है उसके लिए एक और नया बिल एक्सेप्ट करने को तैयार है वो। अपने सेलर को क्या बोला है? आप एक काम करो, इसमें से 1000 तो कैश ले लो, बाकी का मेरे ऊपर एक नया बिल लिख दो अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑफ 50। अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑफ। अच्छा, इंटरेस्ट इसके लिए एक्सपेंस है क्या? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 50 टू बिल्स पेएबल। वन 550 नया बिल। देखो टोटल ड्यू कितना हो गया? 2550। उसमें से 1000 का कैश पे कर दिया तो 1550 का न्यू बिल हो गया। अब आप ये बोलोगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि बिल्स पेबल डेबिट हो रहा है, बिल्स पेबल क्रेडिट हो रहा है एक ही एंट्री में? व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ पे लिख सकते हो ओल्ड और तब ये दोनों हम अलग अलग बिल की बात कर रहे हैं। दोबारा समझ लो, नॉर्मल जो बिल्स पेबल के पेमेंट की एंट्री होती है वो क्या होती है? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो हमने एंट्री कर दी बिल्स पेबल टू कैश क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैश पे किया है। चलो मान लेते हैं कैश। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, बट द प्रॉब्लम इज व्हाट? अमाउंट इज नॉट फुल्ली पेड। अमाउंट इज नॉट फुल्ली पेड। तो 2500 में से सिर्फ 1000 रुपीज पे करें। और फिर उसने इमीडिएटली अपने सेलर को ये बोला कि बचे हुए अमाउंट के लिए आप मेरे ऊपर एक और बिल लिख दो। आई एम रेडी टू एक्सेप्ट अ न्यू बिल अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑफ 50। ठीक है, तो 2500 में से 1000 माइनस करो, कितना आया? 1500 और 50 रुपीज का इंटरेस्ट। तो नया बिल कितने का हो गया? 1550 एंड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। अब बच्चे इसकी नरेशन पढ़ो। बिल्स पेबल टू बासु डिस्चार्ज बाय कैश पेमेंट टू बासु। पूरा का पूरा क्वेश्चन ही लिख दिया इन्होंने नरेशन में। पूरा क्वेश्चन लिख दिया ना। बिल्स पेबल टू बासु डिस्चार्ज बाय पेइंग ₹1000 कैश एंड अ न्यू बिल इज एक्सेप्टेड ऑफ ₹1550 along with the interest of ₹50। ये एंट्री क्लियर है ना सबको? आप बोलो, कोई दिक्कत है तो बताओ। वेरी गुड। देखो इट्स योर राइट, अगर आप एक बार नहीं 5 बार भी पूछोगे आई एम रेडी टू आंसर। कहीं भी आपको कोई भी छोटा सा भी डाउट लगे यू हैव टू आस्क। क्या प्रॉब्लम है? वी आर हेयर फॉर यू ओनली, तो यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन पूछोगे उतनी तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी। दोबारा समझ लो, क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने आपको पहले ही बोला था, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को प्रॉपर फॉलो करना है। जैसे ही आ गया कतरक एक्सेप्टेंस टू बासु, हमें सिर्फ कतरक के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो मतलब एक ऐसा बिल है जो कतरक ने एक्सेप्ट कर रखा है। कभी भी एक्सेप्टेंस वर्ड आ जाए, एक्सेप्टेंस वर्ड इज यूज ओनली एंड ओनली फॉर द बायर, ओनली एंड ओनली फॉर द ड्रॉई। क्योंकि बिल एक्सेप्ट कौन करता है? ड्रॉई। एक्सेप्ट करने का मतलब वो साइन करके उसको वापस रिटर्न करेगा। तो कतरक एक्सेप्टेंस टू बासु, यहाँ पे बासु तो ड्रॉवर है और कतरक कौन है? ड्रॉई। ठीक है, फिर आ गया ऑफ ₹2500 में डिस्चार्ज। जैसे ही वर्ड डिस्चार्ज आए आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए, डिस्चार्ज का मतलब है बिल्स पेएबल के पेमेंट की एंट्री। तो बिल्स पेएबल के पेमेंट की एंट्री आप सबको अभी तक तो पता लग गया होगा, बिल्स पेएबल टू बैंक होती है। क्या होती है? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो कतरा की बुक्स में ये होगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसने बोला 1000 रुपीज कैश दिया है इसलिए अपन ने 1000 कैश दिया। लेकिन क्या वो बिल पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया क्या? अमाउंट तो था 2500 का, उसमें से 1000 ही कैश पे किया। अब आप क्वेश्चन में लैंग्वेज पढ़ो आगे, क्या लिखा हुआ है? ₹1000 एंड अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस प्लस ₹50 फॉर इंटरेस्ट। तो उसने अपने सेलर को क्या बोला? देखो भाई मेरे पास तो अभी 1000 रुपीज ही कैश है, तो मैं तो आपको मैक्सिमम अभी 1000 ही दे सकता हूँ। बाकी आप एक काम करो, बाकी के पेमेंट के लिए मेरे ऊपर एक और बिल लिख दो आप, और उसमें ₹50 इंटरेस्ट। तो नया बिल लिख दिया। तो 2500 में से 1000 माइनस करेंगे, कैश तो दे ही दिया। अब मेरा जो एक्चुअल ड्यू है बासु को वो कितना है? 1500 और ₹50 का इंटरेस्ट है। तो टोटल ड्यू कितना हो गया? 1550। तो जो नया बिल वो मेरे ऊपर लिखेगा वो कितने का लिखेगा? 1550 का। तो वो मेरी नई लाइबिलिटी हो गई। पुरानी लाइबिलिटी खत्म, नई लाइबिलिटी क्रिएट। तो लाइबिलिटी क्रिएट होती है। और इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस है क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 50। ये इसकी कंप्लीट एंट्री।
यहाँ पे टू बासु लिख दो, फिर बासु टू दोबारा कर सकते, कंबाइन एंट्री, पर मैंने तो पूरी कंबाइन नहीं कर दी। ऐसे तो आप इंटरेस्ट की भी अलग से एंट्री कर सकते हो, ड्यू की, तो उसमें 3 एंट्री हो जाएगी। शॉर्ट एंड स्वीट कंबाइन एंट्री अगर आपको ऐसे करना आता है तो इट इज द बेस्ट। क्लियर है ना यू? बरा पक्का? नेक्स्ट। अब नेक्स्ट वाली लाइन और भी अच्छे से समझनी है। चलो नेक्स्ट लाइन। जी गुप्ता's acceptance for ₹4,000 which was endorsed by Katrak. G Gupta's acceptance for ₹4,000 which was endorsed by Katrak to M Mehta. हमारा मन करे तो 5 बार पढ़ो चाहे 4 बार पढ़ो, मुझे इस लाइन में 3 नाम दिख रहे हैं एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इसमें कौन ड्रॉवर है, कौन ड्रॉयर, कौन एंडोर्सी है। पढ़ के बताओ। यू व्हाट्स योर नेम? कुणाल ने अभी ये बोला है कि जी गुप्ता ड्रॉई है, कतरक ड्रॉअर है और एम महेश एंडोर्सी है, एम मेहता एंडोर्सी है। कौन कौन एग्री है इस बात से? आप एग्री हो? वेरी गुड। और बताओ। पूरी लाइन को 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो और ध्यान से समझ लो कि इसमें से कौन ड्रॉवर है, कौन ड्रॉई है, कौन एंडोर्सी है। हाँ बेटा सही है। आंसर देके बोल रहे हो, क्वेश्चन देके बोल रहे हो? पहले ही शॉट में 6 मार दिया कुणाल ने। हाँ, तो कुणाल इज एब्सोल्युटली राइट। तीनों उसने जो बताए वो सही है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज में तुम्हें समझा देता हूँ, देखो ध्यान से। जी गुप्ताज एक्सेप्टेंस, वो तो पहले ही पता लग गया। जी गुप्ताज एक्सेप्टेंस का मतलब जी गुप्ता ने बिल को एक्सेप्ट करा है, तो हमें सबको पता लग गया जी गुप्ता क्या है, ड्रॉई, तो जी गुप्ता ड्रॉई है, तो पहली लाइन क्लियर हो गई। सेकंड, आगे क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्टेंस विच वाज एंडोर्स बाय कतरक टू एम मेहता। एंडोर्समेंट करने की पावर कौन रखता है? एंडोर्समेंट करने की पावर सिर्फ एक ही पर्सन के पास है, किसके पास? ड्रॉवर के पास। तो एंडोर्स बाय कतरक का मतलब कतरक कौन हुआ? ड्रॉवर। और टू एम मेहता मतलब एंडोर्सी, तो यहाँ पे एम मेहता एंडोर्सी है और कतरक कौन है? ड्रॉवर है। और जी गुप्ता क्या है? ड्रॉई। और हम किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं? कतरक की बुक्स में। मतलब हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? ड्रॉवर के पॉइंट। आगे देखो। वॉट डिसऑनर्ड क्या है? तो हमें समझ जाना चाहिए हमें एंट्री किस चीज की करनी है। ड्रॉवर की बुक्स में एंडोर्समेंट की, डिसऑनर की एंट्री। पहली बात तो ड्रॉवर की बुक्स में, और कौन सा डिसऑनर? एंडोर्समेंट का डिसऑनर। एंट्री पता है क्या होती है? बायर टू एंडोर्सी। एंट्री होती है बायर टू एंडोर्सी। अभी मैंने बताया था ना डिसऑनर की एंट्री बायर टू, तो हमें सबसे पहले डिसऑनर की एंट्री करनी। और इसमें क्या है? 20 रुपीज के नोटिंग चार्जेस है। चलो पहले यहां तक करते हैं। बायर कौन हुआ? और एंडोर्सी अमाउंट क्या है? तो 4,020, 4,000। पहली एंट्री ये करनी है। कतरक की बुक्स में बिल डिसऑनर हो गया, वो बिल जो किसका था? जी गुप्ता का, और उसने किसको दे दिया था? एम मेहता को। तो आपको पता है ना एंडोर्समेंट के टाइम पे, आज ही पढ़ा है अपन ने, एंडोर्समेंट के टाइम पे डिसऑनर की एंट्री क्या होती है? बायर टू एंडोर्सी, बायर टू। तो हमारे लिए बायर कौन है? और एंडोर्सी कौन है? एम। और 20 रुपीज नोटिंग चार्जेस है, तो वो उतने से 20 रुपीज प्लस करके डेटर हो गया, और ये 20 रुपीज प्लस करके क्या हो गया? क्रेडिटर। क्लियर है मामला? नेक्स्ट। इसी के आगे एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है, बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक। इसका मतलब समझो, ये जो है ना, ये थोड़ा क्या टेढ़ा पर्सन है, इसको गुस्सा आ गया एम मेहता को जो हमारा एंडोर्सी था। बोले तुमने मजाक समझ रखा है क्या मेरे साथ? तुमने बिल दे दिया और बिल डिसऑनर हो गया, मेरे पास तो पेमेंट आया ही नहीं। अब मैं बिल लेके कोर्ट में जा रहा हूँ,
हाँ, कतरक जी ने हाथ जोड़े, भैया रुक जाओ, तुम एक काम करो, बिल मुझे दे दो, मैं तुम्हें पेमेंट करने को तैयार हूँ। पर जितना भी पेमेंट है तुम मेरे से पैसे ले लो, बिल दे दो। तो इसका मतलब बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक का मतलब क्या है? कतरक ने एम मेहता को पेमेंट किया है। कतरक ने एम मेहता का जो भी ड्यू था क्या कर दिया? पेमेंट। डेबिट द रिसीवर एम मेहता अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये जो 4020 का ड्यू था वो हमने एम मेहता को पे कर दिया। कतरक ने एम मेहता को क्या कर दिया? पे कर दिया। एम मेहता अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है ना? बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक पेमेंट। एम आई ऑडिबल एट द बैक? आ रही है ना आवाज? नेक्स्ट। तो ये दोनों क्लियर है? और बस लैंग्वेज को बहुत अच्छे से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि वो आपको डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देंगे। बस आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तो क्वेश्चन कोई सा भी, आपको क्या आइडेंटिफाई करना है। जैसे अभी पहले अपने क्या आइडेंटिफाई किया, ड्रॉवर कौन है, ड्रॉई कौन है, पे एंडोर्सी कौन है। फिर दूसरी चीज क्या क्या आइडेंटिफाई करनी है, एंट्री किस चीज की करनी है। पहले वाले में अपन ने बिल को पेमेंट करने की एंट्री करी थी, इसमें डिसऑनर की एंट्री और उसको पेमेंट की एंट्री। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट थिंग बाय द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। वो जब तुम बहुत प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हें आ जाएगा। थर्ड पढ़ो। टी दलाल रिटायर अ बिल ऑफ 2000 ड्रॉन बाय हिम, ड्रॉन ऑन हिम बाय कतरक, ₹10 डिस्काउंट। बताओ इसमें कौन ड्रॉवर है, कौन ड्रॉई है? टाइम ओवर। स्पेशली क्लास है नेक्स्ट। तो नो प्रॉब्लम। तो आपको ये समझ में आ गया यहाँ तक? अब आप यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं प्लीज़ उसको रिवाइज कर लेना, 3 क्वेश्चन इसके भी। कल से हम बुक के सारे क्वेश्चन जितने भी आगे के वो सारे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और 1-2 दिन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूरा होगा। ठीक है ना? तो यहाँ तक रिवाइज कर लेना। और जो बच्चे आज ही आए हैं थोड़ा कोशिश करना, अदरवाइज आपकी कोई कंपनसेटरी क्लास रखेंगे।